नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद औपचारिक रूप से चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। इस दंगल में कौन पहलवान किसके साथ दो दो हाथ करेगा, ये तय होना थोड़ा अभी बाकी रह गया है। उलझने इधर भी हैं, उलझने उधर भी, यानी उलझने विपक्ष के महागठबंधन में भी और एनडीए के गठबंधन में भी है। सुई धागे की राजनीति में धागा आसानी से पिरोना मुश्किल हो रहा है। पिरोने में सुई चुभने का भी खतरा है। कोई धागा जिद्दी जैसा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, लेकिन पिरोने की भी जिद है। कोई धागा सीधा ही नहीं हो रहा। पिरोए कैसे जाए? जाहिर है आप इशारा समझ रहे हैं। राजनीति में सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। ये अपेक्षा गठबंधन में भी है। किसी को ज्यादा और किसी को कम हिस्सा ना मिल जाए। संत कोई नहीं बनना चाहता और बिना त्याग संतोष के गठबंधन धर्म निभाना भी मुश्किल होता है। बहरहाल फिलहाल जनता टकटकी लगाकर देख रही है पार्टियों को। पहलवान मैदान में आने को तैयार हैं। कहा जा रहा है कि किसी किसी पहलवान को दंगल में संभवतः उतारा भी नहीं जाएगा। खैर, अभी साफ साफ कहना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन जल्द ही सब कुछ साफ होने के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। इस दंगल में किसका कितना मंगल होगा, इसको लेकर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में विपक्ष के महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी होना बाकी है। हालांकि जेडीयू का कहना है कि महागठबंधन उसने बनाया था। बहरहाल ये एक अलग विषय है। हमारे बहस का मुद्दा सीटों का बंटवारा है। बिहार में सबसे बड़ा दल आरजेडी है, फिर कांग्रेस, इसलिए सीटों की बड़ी हिस्सेदारी इन्हीं दोनों की होगी। वाम दल को बेगूसराय मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो गठबंधन में रहेगा या बाहर हो जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। वाम दलों की नजर मधुबनी और नवादा सीट पर भी है। शरद यादव को मधेपुरा सीट चाहिए, लेकिन यहाँ पप्पू यादव सांसद रहे हैं और माना जाता है कि वे आरजेडी के पसंद के नेता नहीं हैं। इधर अनंत सिंह मुंगेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन यह भी माना जाता है कि ये आरजेडी के पसंद के नेता नहीं हैं। दूसरी तरफ शरद यादव अर्जुन राय के लिए सीतामढ़ी सीट चाहते हैं। एनडीए से आए दल आरएलएसपी और हम की अपनी अपेक्षाएं हैं। दोनों सम्मानजनक सीटें चाहते हैं। हमको गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर सीटें चाहिए। जितने भी हम लोगों के महागठबंधन के घटक हैं, कांग्रेस और राजद छोड़ करके बाकी सबसे एक सीट अधिक मिलनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को सम्मानित किया गया है, सम्मानजनक सीट मिली। जबकि कुशवाहा को काराकाट, उजियारपुर, सीतामढ़ी, जहानाबाद सीटें चाहिए। यानी कुशवाहा और मांझी दोनों को जहानाबाद और सीतामढ़ी की सीटें चाहिए। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को भी मुजफ्फरपुर सीट चाहिए। कुल मिलाकर सुई में धागे की राजनीति आसान नहीं दिख रही है। सहारा समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पटना से मृत्युंजय कुमार। उलझने अभी जारी है। विश्वास मानिए, हमारे माननीय मेहमान नेता जो भी हैं वो बहुत सारी बातें कहेंगे कि नहीं सब ठीक हो गया है, सब कोई पेंच नहीं है, कहीं कोई उलझन नहीं है, बस आखिरी दौर की बैठक चल रही है, सब कुछ तय है और हम सब एक हैं। बहरहाल कई मेहमान मौजूद हैं। पटना स्टूडियो भी चलेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय स्टूडियो में मौजूद हैं आरएलएसपी के राष्ट्रीय महासचिव फजल इमाम मलिक साहब। आपका बहुत स्वागत है। फजल साहब, जो अभी बैठकों का दौर चल रहा है और अब जाकर बैठक होने वाली भी है, उसमें क्या लगता है आपको आरएलएसपी के जो अपने दावे हैं, फिर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जो अपने दावे हैं, या दूसरे अन्य दलों के जो दावे हैं, और कहां जाकर फिट बैठने की कोशिश की जा रही है? कि संजय में लगता है कि सारी चीज फिट है। ऐसा कोई ऐसी कहीं कोई आपने कहा भी कि हम दावे करेंगे, लेकिन सही बात यह है कि सच्चाई यह है कि हम लोगों के महागठबंधन, जिस महागठबंधन की बात हम लोग कर रहे हैं, वहां सब कुछ ठीक है। ठीक है, सीटों का तालमेल एक आध क्षेत्र को लेके हो सकता है कि अपने अपने दलों के दावे हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा लक्ष्य। सवाल इसलिए भी पूछते हैं लोग कि आपके यहाँ तो मकर संक्रांति के बाद ही सीटों का ऐलान करना था, अब होली आने वाली है साहब। नहीं, देखिए संजय भाई, अगर
तब हम सीटों का ऐलान कर दिए होते तो शायद इतनी बात नहीं होती। आप देखिए एनडीए के साथ इसलिए कि नहीं सब ठीक है, ये कि बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो काक की। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अभी पत्ते अपने इसलिए भी नहीं खोलना चाहते कि हमारे सबको हम दोनों दो चीज साथ करेंगे, क्षेत्र का भी कि कौन कहां से लड़ेगा और कितनी सीटें किसको मिलेगी। एनडीए के यहाँ देखिए आप, एनडीए को आप देखिए कि सीटों का बंटवारा तो बहुत पहले हो गया था, अब तक नाम क्यों नहीं आया? लेकिन एनडीए में तो डे 1 में ही बहुत जल्दी ही क्लियर कर दिया गया था। सीटों की उहापों की नहीं थी। उहापों तो अभी भी है कि कौन कहां से लड़ेगा। अभी आपकी रिपोर्ट में दिखाया संजय भाई कि भाजपा को 2 सीटें और अपनी एनडीए के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, हम उनके पास चलेंगे। पहले हम आपको समझना चाहते हैं महागठबंधन के मिजाज को भाई, चूंकि इसलिए तो नहीं कि बहुत सारे मास्टर एक मंच पे आ रहे हैं तो कोई स्वीकारने को तैयार नहीं हो रहा है कि हम इससे कम क्यों। नहीं संजय, मैं तो समझता हूं कि मास्टर इस पूरे चुनाव की जनता होती है, उसी को तय करना है। हम पार्टियां तो मास्टर तो बहरहाल जनता है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा लक्ष्य, हमारी महागठबंधन का लक्ष्य ये है कि हम एनडीए को कहां ज्यादा से ज्यादा सीटों पे किस तरह हराए। इसलिए हम लोग अपनी सारी चीजें जो राजनीति में जोड़ गुना भाग सब जो होता है उसे देखकर अपने दौर चलेंगे। लेकिन यह है कि पहलवान हमारे तय है। आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच इसमें भी दिया कि पहलवान, तो पहलवान हमारे तय है, क्षेत्र भी तय है, सीटें भी तय है, सिर्फ ऐलान बाकी है। बस ऐलान हो जाता है तो शायद इतनी डिस्कशन हम भी यहाँ नहीं होते और आप भी ये सवाल नहीं पूछते। ये होते सर कि जितन राम मांझी साहब के बयान आपने भी सुने, उन्होंने साफ साफ कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी जितने भी दल हैं बराबर बराबर का उनको सम्मान मिलना चाहिए सीटों के मामले में। यदि बराबर बराबर मिलता है तो हम मानेंगे कि हमें सम्मान मिला। तो यदि क्या आपको लगता है कि तराजू का पलड़ा सबके लिए एक जैसा होगा? मुझे लगता है कि तराजू का पलड़ा सबके लिए एक जैसा होगा। मांझी जी भी को भी सम्मान के साथ सीटें मिलेंगी, मुझे भी मिलेंगी, विकासशील इंसान पार्टी को भी मिलेंगी और आरजेडी और कांग्रेस को। जाहिर है कि आरजेडी और कांग्रेस 2 बड़े दल हैं वहां, उनकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में, हम तमाम लोग अच्छी स्थिति में हैं और हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है कि एनडीए को वहां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर शिकस्त दे और इसी एक लक्ष्य को लेकर हम अपनी सर कैसे देंगे आप लोग शिकस्त? एक चुनौती तो है ही ना, क्योंकि देखिए पप्पू यादव की बात करें, अनंत सिंह की बात करें, आपके यहाँ जो नेता हैं या हम में जो मौजूद हैं या फिर दूसरे अन्य दलों में जो हैं, एक ही जगह के लिए कई दावेदारी भी सामने आ रही है। शरद यादव की भी अपनी एक दावेदारी है। सबको समाना, सबके साथ सामंजस्य स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती नजर नहीं आ रही है? पहले आपको आपस में एकात्म भाव लाने की आवश्यकता है। संजय, मैं फिर कह चुका कि सारी चीजें, स्थितियां सामान्य हैं। भले लग रहा हो, क्योंकि बाहर अंदर से बहुत सारी चीजें जो होती हैं, सियासी दल जब आपस में बैठते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अंदर सारी चीजें तय है। शरद यादव जी ने कभी कुछ नहीं, आपको अगर मांझी जी ने आज ये बयान दिया कि सबको, पिछले दिनों उन्होंने ये भी बयान दिया था कि अगर हमको 1 सीट भी मिलेगी और हमें नहीं भी मिला तो भी हम सम्मान के साथ एनडीए को हराएंगे। तो बयान आते रहते हैं, लेकिन यह है कि सारे नेताओं का, सारे दलों का सम्मान महागठबंधन में होगा। जूतम पैदार तो ज्यादा देखिए कि एनडीए में हो रहा है, वहां अभी तक पता नहीं है कि किसको कहां से लड़ाया जाए। भाजपा फिर 2 सीटें कह रही कि नहीं हमें 2 सीटें और छोड़नी पड़ेंगी। तो जो 22 सीटें जीत चुके हैं वो 17 सीट पर आ गए। तो ये अपने आप पटना चलने की पीसीआर से हमारा आग्रह है कि पटना स्टूडियो हम चले, जहां कई मेहमान मौजूद हैं। जरा हम राय ले लें उन लोगों का भी। सनोज तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस के आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं। सोहेली मेहता जी, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आपका बहुत स्वागत है। प्रियमंजन पटेल साहब, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। सनोज जी, दिल्ली में ही सारा मामला केंद्रित है, क्या लग रहा है आपको कि सब ठीक ठाक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा और ठीक ठाक ही है। 3-4 बातें हैं जो मैं कहना चाह रहा था। जी प्लीज। और 3-4 बात मैं कहना चाह रहा था, वो ये कि पहली बात कि हमारे यहाँ किसी तरह का रस्साकसी नहीं है। हमारे यहाँ 40 सीटों पे किस तरीके से लड़ना है, हर दल के पास अच्छे अच्छे पहलवान हैं 40 सीट पे।
अब उसमें से हम लोग को ये देख रहे हैं कि विनिबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है, उस हिसाब से हम लोग सीटों का चयन भी कर लेंगे और कैंडिडेट का चयन भी कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इसका मुद्दा नहीं है कि सब कुछ मतलब लड़ रहे हैं। जिस तरीके से एनडीए में घमासान हुआ था सीटों के बंटवारे में, और अभी तक घमासान जारी है कि अभी क्षेत्र कौन कौन सा होगा, वो सीटें कौन कौन सी होंगी, उसके बाद कैंडिडेट पे इनका घमासान होगा कि वो कैंडिडेट कौन कौन होगा। कई लोगों का सीट कट रहा है, वो अलग से बेचैन होंगे, वो क्या क्या करेंगे, वो अलग बात होगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई है ही नहीं मिजाज। हमारे यहाँ ये मिजाज बड़ा सवाल ये है एक सूत्र में सब लोग हैं। आज देख लीजिए दिल्ली में सब लोग सामने मीटिंग करने वाले हैं, कोई पहलवान मानने को तैयार होगा और जब कभी भाई ठीक है हम आपके लिए अपनी सीट कुर्बान करते हैं, आपको बताया जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा कई बार होता है। और आप क्या समझते हैं, ये जो चारों दल हैं, कम से कम ये चारों दल 40 सीट पर लड़ने की हैसियत रखते हैं, और ये 40 अगर जितनी सीटें छोड़ेंगे तो वो कुर्बानी ही करेंगे, ये आप निश्चित रूप से जान लीजिए। और किसी को कोई छोटा मान के नहीं चल रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। हो सकता है हमको किसी की जरूरत सदन में ज्यादा है, हम उसको मौका दे लड़ने का। कोई हमको ज्यादा दिखता है विनिबिलिटी, उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगता है, तो हम उसको मौका देते हैं। और इस तरीके की बात नहीं है कि हम जबरदस्ती, कोई 22 सीट जीता हुआ था वो 17 पे आ गया, 17 से भी वो 15 पे जाने को तैयार है, इसका मतलब वो हार रहा है ना। उसकी स्थिति अंदर से पंचर है, और पंचर है वो क्या करेगा, वो अब हम पे ही बोलेगा। ये स्थिति अभी है वर्तमान में कि हमारा देखिए एक एक नेता संतुलित बयान दे रहा है या नहीं दे रहा है। बयान तो होता क्या है कि कोई पत्रकार आ जाएगा मेरे से भी बाइट लेने, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं हम बाइट नहीं देंगे ही। अब उसमें जो भी बात कहेंगे तब भी कितना संतुलन है कि आज तक भी आप लोग कयास लगा रहे हैं जरूर कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। लेट होना भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और ये स्ट्रेटेजी है हमारी। और इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं कि झगड़े की वजह से लेट हो रहा है। हमारे यहाँ ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा अभी जो हमारे मित्र हैं रालोसपा से, उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है कि हम लोग का ये अपना स्ट्रेटेजी है। बंद मुट्ठी है जब तक लाख की है। अब इन लोग की तरह खोल दे, बहुत पहले खोल दिया कि 17 लड़ेंगे साहब, और उसके बाद अभी तक पता नहीं है कि वो कौन सी सीटें होंगी, और उसके बाद ये भी नहीं पता है कि वो लोग कौन होंगे जो लड़ेंगे। इनको तो ये तय करना पड़ेगा ना। जो सत्ताधारी दल होता है कायदे से उसका ही हमेशा उसका एक बड़ा हाथ रहता है। वो हमेशा अनाउंस करता है, फर्स्ट कहता है कि हम मैदान में आओ साहब, आप किस पहलवान को उतार रहे हो हमारे खिलाफ। तो अभी तो यही अपना पहलवान नहीं उतारे हैं, अभी हम कहां बताएं। पहले ये तो तय कर लें कि कहां कौन सा पहलवान डाल रहे हैं, फिर हम भी बता देंगे। जी, अब मैं आता हूं एनडीए की ओर। सुहेली मेहता जी, आपके यहाँ सीटों का बंटवारा तो बहुत पहले हो गया था, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है चुनाव लड़ने के लिए, इसमें थोड़ी जिच बनी हुई है, अपेच फंसता जा रहा है, क्योंकि दावेदारी दोनों तरफ से हो रही है। देखिए, कहीं पेच फंस नहीं रहा है, और सबसे पहले हम लोगों का ही अनाउंसमेंट था और सीटों का बंटवारा था कि 17 सीट पर और 6 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पहलवानों की भी तैयारी हो चुकी है, खा पी रहे हैं, बहुत बेचैन होने की जरूरत नहीं है। पहलवान सब भी तैयार हो रहे हैं कि हमको किस तरह से मैदान में उतरना है। फिलहाल जो बैकअप हम लोगों को देना है पार्टी को, तो आप पार्टी मुख्यालय से अभी हम बात करके आ रहे हैं, 40 सीट पर कमेटी तैयार कर दी गई है। सभी लोग अपने अपने काम में जुड़ गए हैं। चुनाव सिर्फ कैंडिडेट को नहीं लड़ना होता है संजय जी, चुनाव पार्टी को भी लड़ना होता है। और हमारी पार्टी ने हमारी एकता का आप मतलब ये कीजिएगा कि हमारी पार्टी ने 40 सीट पर कमेटी बनाकर और क्षेत्र में सब लोगों को दे दी है, और सभी लोग अपने अपने काम में जुट गए हैं और जीत की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और 40 के 40 सीट पर हम लोग जीतेंगे। दिक्कत यह है कि अभी देखिए उस तरफ की मांझी जी अभी भी प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि भाई कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर और हम भी किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अभी तक मांझी जी को ये कहना पड़ रहा है, ये लोग दलितों के हितैषी बनते हैं, सबसे बड़े हितैषी, लेकिन आज एक दलित को गुहार लगाना पड़ रहा है मीडिया को बुलाकर कि हमारी वैल्यू किसी से कम नहीं है, इसलिए हम कम सीटों पर समझौता क्या करेंगे। वो तो गए तो थे एनडीए के साथ, लेकिन एनडीए में भी उनको जगह नहीं मिली ना, नहीं है सब। तो अब इस पर तो सवाल सब पर है। बहरहाल प्रेमरंजन पटेल जी, ये समझाइए जरा कि कुछ सीटें हैं जिसको लेकर मामला फंस रहा है। पटना साहिब की बात करें, पाटलिपुत्र की बात करें, बक्सर की बात करें, आरा की बात करें, थोड़ी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। वहां लग रहा है कि 50-50 चांस हो रहा है दोनों दलों में।
नहीं, कोई मामला फिर फंस नहीं रहा है, कहीं किसी सीट पर कोई जीत नहीं है किसी के तरफ से। आपने देखा होगा कि बहुत पहले हमारे तीनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संख्या का घोषणा कर दिया, 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जदयू चुनाव लड़ेगी, 6 पर लोजपा लड़ेगी। तो अब मामला कहां फंसेगा? 17 हमको देना है, 17 पर जदयू लड़ेगी, 17 बीजेपी लड़ेगी, 6 लोजपा लड़ेगी। पहले तो महागठबंधन में पूछिए ना, अभी तक तय नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। आपस में अभी तक बैठे नहीं है, चुनाव की घोषणा हो गई, आज बैठने वाले हैं। सारे लोग दरबार लगा रहे हैं, लालू के जेल में बंद है भ्रष्टाचार के मामले में, और सभी पार्टी पहले आपसे आपके बारे में जानना चाह रहे थे, उनके पांव पखार रहे हैं, हमको कितनी सीटें चाहिए, कितना चाहिए। और कांग्रेस के कोई बड़े नेता अभी तक मिलने नहीं गए। लालू इसी कारण से पेच फंसा के रखे हैं कि जब तक कांग्रेस को घुटनों तक नहीं ला देंगे तब तक जो है ये मामला नहीं फरियाएगा। और इसके कारण सरोज जी देखिए तो चलता रहेगा, सवाल कर लेता हूँ, चुनाव बीत जाएगा, उसके बाद तय करेंगे महागठबंधन में क्या। ठीक है सर, मैं एक सवाल आपसे कर लूं पटेल साहब। आपको पता है पटेल साहब, हमारा कहीं एनडीए में कोई जीत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हम लोगों ने सीट तय कर लिया। अब कौन सीट पर लड़ेंगे ये भी तय कर लेंगे हम लोग। 40 की 40 पूरा एनडीए मिल करके और लड़ेंगे, जीतेंगे। आपने देखा कि गांधी मैदान में हमने एनडीए की रैली कर ली, एक सवाल कांग्रेस पे तो अकेले रैली करना पड़ा। महागठबंधन के लोग, कई नेता, कई पार्टी के नेता उस। सरोज जी आप लोग जाइएगा, जैसे मैं एक सवाल करता हूं, मैं आपके पास आऊंगा, विश्वास मानिए सरोज जी। आपने देखा होगा पटेल जी आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। स्थिति है महागठबंधन में, महाभारत। पटेल जी सुन तो लीजिए सर, क्या है कि आपने ठीक कहा कि महागठबंधन की तरह आपके यहां सीटों के बंटवारे में समय नहीं लगा और आप व्यू क्लियर था, इसमें कोई दो मत नहीं। 17 सीट बीजेपी, 17 सीट जेडीयू और 6 सीट एलजेपी, यहां कोई असमंजस नहीं, मान लिया। मैंने 2-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लिया आपसे, क्या आप इस मंच से कह सकते हैं कि पटना साहिब से बीजेपी लड़ेगी, बक्सर से बीजेपी लड़ेगी, छोड़िए कैंडिडेट कौन होगा हम ये भी नहीं पूछ रहे आपसे, आरा से बीजेपी लड़ेगी, नवादा से बीजेपी लड़ेगी, ये सब क्लियर है? संजय जी सर, जब अभी जब ये सीट का तय नहीं हुआ है, संख्या तय हो गया है, 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 17 पर जदयू लड़ेगी, 6 पर लोजपा लड़ेगी। अब ये कौन से सीट पर लड़ेगी 2-3 दिनों में ये भी आपको पता चल जाएगा। हमारे पार्टी के नेता उसका अनाउंसमेंट कर देंगे, कौन सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, कौन पर जदयू लड़ेगी, कौन पर लोजपा। हमारा कौन किस सीट पर लड़ेगी ये कोई विषय नहीं है, हमारा सीधा है महागठबंधन का बिहार में खाता नहीं खुलने देंगे। हम 40 लोकसभा साथ ये दंगल वाली बात करके लड़ेंगे, पूरे यूनाइटेड होकर करके और कमिटेड तरीके से लड़ेंगे, और गठबंधन का, महागठबंधन का खाता नहीं खुलने देंगे। ठीक सर, डॉक्टर सरोज जी मैं आ रहा हूं, डॉक्टर संजय कुमार का एक पहले व्यू पॉइंट लेता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल क्या है, दोनों तरफ तो दावे 40-40 के ही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, दावा करना भी चाहिए। 40 से कम 39 पर यदि दावा किया गया तो फिर लगेगा कि पार्टी गठबंधन कमजोर हो गया है, ये ह्यूमन साइकी की बात है। अब वो नतीजे क्या आएंगे वो तो बहुत अभी बात की बात है साहब, 7 चरण के चुनाव होंगे और 23 मई को रिजल्ट आएगा, फिर जाकर पता चलेगा। फिलहाल तो मामला फंसा हुआ है, कौन बड़ा, मैं बड़ा या तुम बड़े। तो इसमें कहां लग रहा है महागठबंधन में पेच, कहां फंसता हुआ दिख रहा है आपको? एनडीए में कई जगहों पर सीटों में दावेदारी को लेकर भी मामला फंसता नजर आ रहा है, जैसे ही खबरें भी आ रही हैं। तो विश्लेषण क्या कहता है? नहीं, आपने डिबेट को ठीक ओरिएंटेशन में ले गया कि महागठबंधन में जो सबसे बड़ा जो मामला फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है वाम दलों का। जी, ये ठीक है, 17 सीट पर राजद लड़ेगी, 18 सीट पर राजद लड़ेगी, 11 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 12 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, ये तो दिखती है। लेकिन जो बाकी जो 10 सीटें बच जाती हैं या 9 सीटें बच जाती हैं, तो उसमें कई लोग हैं, आरएलएसपी है, हम हैं, देवेंद्र यादव की पार्टी है, शरद यादव जी हैं, पप्पू यादव हैं, मुकेश सहनी हैं। अब इतने सारे लोगों को महागठबंधन और फिर वामदल है, तो इन लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाएगी?
महागठबंधन, ठीक है आज बैठक हो रही है और उस बैठक में चीजें क्या निकल करके आती है, जब तक चीजें निकल करके नहीं आती है तब तक प्री मैच्योर्ड होगा कोई कयास लगाना या कुछ बोलना। लेकिन हां, एक तेज तो है कि चीजें वहां पर जाकर के रुक रही है। आरएलएसपी के अपने दावे हैं कि भाई हमको इतने सीटें चाहिए, हम की बात आप लोग सुन ही रहे हैं। बामदल कह रहा है कि 6 से कम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, आप हमको आरा और बेगूसराय लड़ा देंगे, हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे, हम कोई अपनी राह पकड़ेंगे। देवेंद्र यादव जी झंझारपुर की बात कर रहे हैं, पप्पू यादव कह रहे हैं कि मधेपुरा का मैं सिटिंग हूं, अगर बात बिगड़ेगी तो चलिए हमको पूर्णिया लड़ा दीजिए। तो इतने लोगों को कैसे महागठबंधन ये कर पाती है, संतुष्ट कर पाती है, ये एक चैलेंज है जी। तो दूसरी तरफ एनडीए की जो बात आप कर रहे हैं जी, अच्छा ठीक बात है कि सीटों को लेकर के पेच है। चूंकि जदयू जो है वो कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट को एक तरह से इंटरनली अनाउंस कर चुकी है, भाजपा कुछ बोल नहीं पा रही है। वो पर तो भाजपा ने भी समझौता कर लिया कि चलिए ये सीट अगर आप लड़ाना चाहते हैं तो आप लड़ा लीजिए, लेकिन ये सीट पर तो हमारा दावा बनता है, हमारे सिटिंग एमपी है। अब उस स्थिति में बात कितनी बनती है नहीं बनती है ये देखने की बात है। लोजपा भी कुछ इसी तरह से चल रही है कि जदयू के लिए कहीं अगर सीट छोड़ रही है तो भाजपा के लिए कोई सीट खोना पड़ रहा है कि भाई यहां से अगर लोजपा सीट छोड़ रही है तो चलिए लोजपा के कैंडिडेट अब यहां से लड़ेंगे। तो सीटों को लेकर के पेच है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक समस्या जो है कि 18 मार्च से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आज हम लोग 13 को इस पर डिबेट कर रहे हैं। नहीं चलिए, 7 चरण में चुनाव है ना सर, तो पहले चरण को पहले निपटाएंगे, ऐसे ही दावे अपनी जगह पर स्ट्रेटेजी होगी। तो मैं समझ गया सर। सरोज तिवारी जी ये बताइए कि भाई ये बात तो सही है कि वामपंथी दलों का भी अपना एक दावा है और बिहार, यदि हम देश के बाकी राज्यों की तुलना करें बिहार से, तो वहां पर लेफ्ट का अपना एक कैडर रहा है और है आज भी। तो कितना उनको बराबर का सम्मान आप देने की कोशिश करेंगे या अंडर एस्टिमेट करके 1 या 2 सीट मैक्सिमम देकर उन्हें संतुष्ट करेंगे? देखिए, बात अंडर एस्टिमेट करने या ओवर एस्टिमेट करने की नहीं है। बात हमारे यहाँ इतनी स्पष्टता से मैं एक बात कह रहा हूं। आपने बहुत शुरुआत जब करा था शो का तो आपने एक बात कही थी कि सब गठबंधन, दोनों गठबंधन कहेगा हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। ऐसा नहीं है। हर दल जो है अपने 40 सीट पे अपने उसके वर्कर्स हैं, सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं और सब अपने दावे भी हैं। लेकिन अब उन दावों के बीच में हमने शुरू में भी कहा कि हर दल में 40 सीट पे लड़ने का कुव्वत है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दल कह दे कि मेरे में कुव्वत नहीं है, चाहे वो हमारे गठबंधन का हो या एनडीए गठबंधन का हो। और उसमें लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ता है कि कौन ज्यादा जीत सकता है, अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से तय होता है और वहीं पे रस्साकसी होता है। और उसी रस्साकसी में फिर एक दूसरी रस्साकसी, हमारे यहाँ की रस्साकसी इस बात की है, इस बात की नहीं है। अभी इतना साम्य है, अभी इतना साम्य इन महागठबंधन दलों के बीच में कि इनका जो वैचारिक यूनिटी है वो एक है। लेकिन अगर आप एनडीए में जाएंगे तो वैचारिक यूनिटी भी नहीं है। आप जो लोजपा है और जदयू है वो भाजपा के साथ कभी बहुत सहज नहीं होता है, वो दिखाई देता है राजनीतिक लाभ लोभ, वो अलग बात है। लेकिन ये वो तो कहते हैं कि हम एकदम एकजुट हैं और आप लगे हैं कि कह रहे हैं कि सहज नहीं है। रस्साकसी है कि आखिर ये सीट इनके दावे में चला जाएगा, वो सीट उनके दावे में चला जाएगा। और मैं किसी बात पे उलझना नहीं चाहता, मैं इनको बहुत बुरा भी नहीं कहना चाहता, ये अलग बात है। मैडम एक मिनट नहीं बना रहे हैं कि किसको प्रधानमंत्री के रूप में हमारे यहाँ करेंगे और बातें बातें बहुत लंबी लंबी। ठीक है सुहेली जी आ रहे हैं ना, वेट कर लीजिएगा, बोल लीजिएगा अपने वक्त में जाना पड़ेगा। सुहेली जी रुक जाइए, हम आ रहे हैं आप ही के पास, रुकिए नरेंद्र मोदी जी हैं। सुहेली जी रुकिए ना। प्रधानमंत्री पे भी कोई झगड़ा नहीं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पे भी झगड़ा नहीं है। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री वाला मुद्दा हमारा नहीं है, पहले सीट को परिया लीजिए आप लोग। रंजन जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, रुक जाइएगा जरा सा। मैं जरा फजल साहब को लूप में ले लूँ क्योंकि महागठबंधन का जिक्र इस वक्त हम कर रहे थे। फजल साहब ये बताइए कि ये सर आपको जब प्लीज हो गया सर, मैं आपको फिर आऊंगा। सरोज जी, एक नया सीन क्रिएट, सरोज जी ध्यान रखिए, मैं आपके पास आऊंगा फिर। कैसे नहीं आने देना है इनको पता ही नहीं है। सुहेली जी ध्यान रखिए ना, अलग जाएगा। सुहेली जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, हम आपके पास आने वाले थे, आप बीच में बोल के फिर हम नहीं समझ पाए आप लोग क्या आपस में बात कर लिए, बिहार भी उलझ गया उसमें। बहरहाल फैजल साहब ये समझाइए। बात ही ऐसा करते हैं कि अब क्या हम ठीक है कोई बात नहीं, तो वेट कर लेते। ठीक है साहब,
ये जो कई प्लेयर हैं आपके यहाँ महागठबंधन में, पप्पू यादव अपने आप में कंप्लीट प्लेयर हैं, शरद यादव अपने आप में कंप्लीट प्लेयर हैं, जीतन राम मांझी कंप्लीट प्लेयर हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कंप्लीट प्लेयर हैं, उधर आरजेडी कांग्रेस तो कंप्लीट प्लेयर है ही। सर, इतने कंप्लीट प्लेयर के बीच कितना कंप्लीट आप कर पाएंगे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर एक दूसरे को? संजय भाई, पहले मैं थोड़ा प्रेम रंजन जी के कुछ बातों का जवाब दे दूं। वही बात मैं संजय जी कह रहा था। मैं सर अच्छा, मैं फजल साहब से रूबरू हूं सर, मैं आप ही की सहयोगी। मैं प्रेम रंजन जी ने कई बातें कही कि लालू जी घुटनों पर जब तक कांग्रेस को ला नहीं देंगे तब तक वो उन्हें चैन नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए कि भाजपा तो चुनाव से पहले ही 5 सीट हार गई वहां। अगर 22 की जगह 17 पर आ गई तो मुझे लगता है कि 5 सीट तो उसने गवा दिया। घुटनों पे कौन आया? नहीं, क्योंकि घुटनों पे संजय जी कौन आया ये भाजपा वाले नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी चीज, उन्होंने आप जो जिन सवालों को कहा कि यहाँ इतने प्लेयर्स हैं और इतने, मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ बहुत सहजता से सारी चीजें, सब कुछ कंफर्टेबल ढंग से सारी चीजें तय हो चुकी हैं। ठीक है, वक्त का इंतजार है। अगर वक्त का इंतजार नहीं होता तो शायद इतना इस पे डिबेट, इतनी चर्चा 15-20 दिनों से नहीं होती। महागठबंधन सुर्खियों में से चर्चा हो रही है। हाँ, वही कह रहे आप 2 महीने से सुर्खियों में नहीं रहता महागठबंधन, सुर्खियों में नहीं रहता। आप बार बार आके डिबेट करते हैं अगर कि कहाँ सीटों पर, तो इसकी एक बड़ी वजह यह है। ठीक है, पप्पू यादव मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इस महागठबंधन में कहीं कोई प्लेयर है। ठीक है, आगे क्या हो सकता मुझे नहीं पता। क्योंकि देखिए, अभी आप ऑन रिकॉर्ड इसका तो खारिज कर रहे हैं। नहीं, पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरजेडी की पसंद नहीं है। नहीं, आरजेडी की पसंद नहीं है, आरजेडी की पसंद नहीं है। अभी तक वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं, उनकी अपनी पार्टी है। ठीक है, नहीं, इसलिए देखिए, इसलिए ऑन रिकॉर्ड पप्पू यादव अभी तक नहीं है। कल क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज की तारीख तक पप्पू यादव, या फिर आपने अनंत सिंह का भी एक बार जिक्र किया, तो अभी तक हमारा कल ही कोई कह सकता है क्या? देखिए सुहेली जी और प्रेम रंजन जी, आप दोनों के पास आने वाला हूं। हम तो इनका कंप्लीट करेंगे, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे डायरेक्ट, उसके बाद आप दोनों से रिएक्शन। और एक चीज और, प्रेम रंजन के बीच में टोका तो मैं कह दूं, ठीक है, उन्होंने कहा कन्विक्टेड और जेल की बात की। संजय जी, नीतीश कुमार जी को भी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने 20,000 का, जो कन्विक्टेड वो भी हैं, थेसिस चोरी के आरोप में उन पे 20,000 का जुर्माना। जेल में नहीं है ना सर? जेल में भले नहीं, लेकिन कन्विक्टेड तो है सर। सीटों के बंटवारे का घमासान एनडीए में भी कम नहीं है। आपको मालूम है कि ये मुश्किल था, इसलिए 2 सहयोगी पहले से ही एनडीए से निकल गए। एलजेपी को मनमाफिक सीटें देकर अपने साथ रख तो लिया गया। नीतीश की छवि को ध्यान में रखकर बीजेपी ने उन्हें अपनी सीटें काटकर दे भी दी, बराबर सीटें ले भी ली और दी भी। इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार वर्तमान में सबसे अधिक घाटा बीजेपी को ही उठाना पड़ रहा है। खबर है कि उसे 2 और सीटें कुर्बान करनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ यदि एलजेपी की बात करें तो जेडीयू की कुछ जगहों पर दावेदारी ने पार्टी को असमंजस में डाल दिया है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार एनडीए में सीटों को लेकर घमासान कम नहीं है। एनडीए के 2 घटक दल की कुछ सीटों पर दावेदारी ने बीजेपी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी पहले ही 5 सिटिंग सीटों को कुर्बान कर चुकी है। खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी को इसके अलावा 2 और सीटें कुर्बान करनी पड़ सकती हैं। एलजेपी ने मुंगेर छोड़कर नवादा सीट पर दावेदारी कर दी है, जहां से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह सांसद हैं। बेगूसराय आपको दिया जा रहा है, जो एनडीए का निर्णय वो हम सब करें। आपका निर्णय क्या है? आपका नवादा से लड़ेंगी आप तैयार? जब तक सीटों की घोषणा नहीं होती एनडीए सीट। इधर जेडीयू ने पाटलिपुत्र सीट पर दावेदारी ठोक दी है। इतना ही नहीं, औरंगाबाद, दरभंगा, झंझारपुर, महाराजगंज, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर और बक्सर पर अपनी दावेदारी पेश करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। पूर्णिया में जेडीयू का सिटिंग एमपी है, लेकिन यह बीजेपी के लिए उर्वर धरती रही है। ऐसे में बीजेपी क्या फैसला लेती है, यह देखने वाली बात होगी।
जेडीयू और एलजेपी में पार्टी के भीतर उथल पुथल उतनी होने की संभावना नहीं है। यह इसलिए क्योंकि एलजेपी को अपेक्षा के अनुसार सीटें दे दी गई हैं। जेडीयू के तो 2 ही सिटिंग एमपी हैं। दरअसल समस्या बीजेपी के घर है, जहां कई सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं मिलेंगे। ऐसे में बीजेपी कैसे पार्टी में असंतोष से उभरेगी, यह देखने वाली बात होगी। सहारा समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पटना से मृत्युंजय कुमार। ये बात तो सही है। 22 सीटों पर कामयाबी मिली थी बीजेपी को 2014 में, 17 पर समझौता करना पड़ा। 5 सीट तो वैसे ही गया। अब बाकी बचे 17 में भी कई पार्टी के अपने दोनों गठबंधन के अपने अपने दावे हैं। तो सुहेली जी, जेडीयू कुछ ऐसी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है जैसे कि चर्चा है। बाकी तो जब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो तो हम लोग भी ये 100% कंफर्म होगा तो नहीं कुछ सवाल कर सकते। बस आपसे जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ ऐसी सीटें जो विनिंग सीट रही है और जिस पर कि बीजेपी अपने कैंडिडेट को उतारना चाहती है, ऐसे इलाकों में जेडीयू की अपनी दावेदारी हो रही है, तो ये कहीं टकराव की स्थिति तो नहीं बन रही है फिर? नहीं, देखिए, हम लोग यही जान रहे हैं कि 40 सीट हमारी विनिंग है और एक प्रवक्ता होने के नाते हम सभी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके अनुसार जो सीटों का नंबर बताया गया, हम उतना ही नंबर तक आपको बता सकते हैं संजय जी। और दूसरी बात, उतना ही नंबर तक हम पूछ भी रहे हैं। 17 में कहाँ लड़ रहे हैं आप लोग? अगर सिर्फ हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है जी, हम उतना ही नंबर पे आपसे जानना चाह रहे हैं कि 17 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, तो 17 किन सीटों पर जेडीयू लड़ेगी? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कि बीजेपी के भी अपने दावे हैं और जेडीयू भी अपना दावा कर रही है। स्वाभाविक है, सब दोनों पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन 17 सीटों का बंटवारा हो चुका है। जब डिसीजन हो जाएगा तो हम सभी जो अलाई पार्टी के मेंबर हैं, जो भी नेता है, वो सभी उस कैंडिडेट को देखेंगे, चाहे वो कैंडिडेट जो भी हो, किसी भी पार्टी का हो। और इसी ध्यान में रखते हुए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाना है, हम लोग तीनों पार्टी के लोग कमिटेड हैं हर क्षेत्र के लिए कि अपने कार्यकर्ताओं को प्रचार प्रसार के लिए उतारे और प्रचार प्रसार करवावे और हम 40 के 40 सीट को जीते। आपने तो सारी अच्छी अच्छी बातें सिर्फ कह दी, तो जो जानना चाह रहे तो उन्होंने वो बातें आपने कही नहीं। जीत का जो कैंडिडेट सीट को जिता सकता है, जो पार्टी उस सीट को जिता सकती है, उस पार्टी को वो सीट मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हमारा ये तो नवादा किसको मिलना चाहिए? वो तो तय जो होगा वो मिलना चाहिए। हमारा ये नवादा में तो बीजेपी के नेता जीते थे, हमसे तो जरूर बक्सर में तो बीजेपी के सांसद आए हैं, शीर्ष नेता है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, वो लोग तो हमसे जरूर अच्छा समझते होंगे। तो ये प्रश्न ही करना बेकार है कि नवादा किसको मिलना चाहिए। हमारे नेता लोग जिसका डिसीजन लेंगे, जो कैंडिडेट वो कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ेगा। हमारा तो लक्ष्य 40 का 40 सीट जीतने का। ये अच्छी बात है, लक्ष्य तो होना भी चाहिए। 40 से कम हुआ नहीं कि आप पहले ही हार गए, क्योंकि 40 ही सीट पर आप दावा भी कर सकते हैं बिहार में। तो प्रेमरंजन जी, ये बताइए कि ये जो बातें आई, एक तर्क तो मजबूत है सुहेली जी का कि जाहिर है जो जितने योग्य उम्मीदवार होगा उसी को टिकट भी मिलना चाहिए और मिलता भी है आमतौर पर तमाम विश्लेषण करने के बाद। लेकिन जहां पर ऑलरेडी जिताऊ कैंडिडेट रहा हो, जो सांसद है, सिटिंग एमपी है, उसको अंडर एस्टिमेट भी किया जाएगा बिहार में क्या? कोई अंडर एस्टिमेट नहीं, 40 लड़ना है और तीनों तो हम भी जान रहे हैं लड़ना है। और कैंडिडेट हमारे पास लड़ने वाले सैकड़ों की संख्या में है, एक नहीं है। मैंने कहा कि सैकड़ों की संख्या में है। हम कोई साधारण पार्टी है, छोटी पार्टी है, 30 साल से सत्ता से बाहर वाली पार्टी है क्या? हमारा संगठन है, नीचे स्तर तक का संगठन है, तो हमारे यहाँ कैंडिडेट की कमी नहीं है। अब कांग्रेस को पूछिए, 30 साल पहले सत्ता से बिहार में बाहर हुई है, इनकी अपनी हैसियत चुनाव लड़ने की नहीं है साथ में, तो इसलिए दूसरे के बलबूते पर, सहारे पर, कंधे पर सवार होकर के जाना चाहते हैं। अब जीतन राम मांझी करें कि कांग्रेस से ज्यादा हैसियत आज के बाद हमारी सही बात है कि कांग्रेस में किसी एक नेता की हैसियत नहीं है जो जीतन राम मांझी के मुकाबले में खड़ा हो सके। उपेंद्र कुशवाहा 3
सांसद के साथ वहां गए हैं, 3 सांसद लेकर करके गए थे। पिछली बार लड़े थे हमारे साथ, 3 सीट मिला था, तीनों जीते थे। और कांग्रेस की हैसियत 4 सांसद की है वहां, तो उसके बराबर की हैसियत है। आरजेडी को 4 सांसद है, उसके बराबर का वही है। फिर भी की हैसियत है, जीता था। जीतन राम मांझी ने ठीक कहा, मैं सक्षम हूं, मैं सवाल कर सकता हूं। कुशवाहा की हैसियत पटेल साहब, मुताबिक उतना सम्मान मिलेगा कि पटेल साहब, ये महागठबंधन में देखिए। पटेल साहब क्या है ना, मेरा सवाल फिर वही है कि 17 सीट जहां बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं, वहां पर जेडीयू का यदि दावा है, जो कि जेडीयू 2014 में हार चुकी है उन जगहों से, तो वहां पर जेडीयू के खाते में वो सीटें जाएंगी क्या? देखिए संजय जी, जदयू के साथ हमारा समझौता कोई नया समझौता नहीं है। हम 1 दर्जन चुनाव लोकसभा और विधानसभा का साथ मिलकर के लड़े हैं। 1996 से हमारा साथ है। हम पहले लड़ते थे 15 सीट। सरोज जी, मैं आ रहा हूं, उसके बाद इंतजार ही कीजिएगा, मैं आ रहा हूं। विगत 2014 में हमसे अलग हुई थी जदयू, लेकिन आज हम 17 सीट पर और 17 सीट पर जदयू लड़ रही है, तो उसमें होगा इस निश्चित रूप से हम 22 सीट जीते हुए हैं, तो कुछ न कुछ सीटें, जीती हुई सीटें छोड़ना पड़ेगा। नहीं सर, सवाल आप ही से, हमारे पार्टी के अंदर जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे मैं आपसे सवाल करूंगा। सरोज जी, आप प्लीज ध्यान रखिएगा। हैसियत रखते हैं और जीतने की हैसियत रखते हैं। सर आपने ठीक कहा, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। किसी के पास हैसियत नहीं है। सर महागठबंधन को छोड़िए ना सर, उसके लिए दोनों मेहमान है, सक्षम है। सुनिए ना, मेरा आप सवाल आप ही से है पटेल साहब। हमें एक चीज बताइए, 22 सीट आप लोग जीते थे, तो 5 तो पहले ही आपने छोड़ दिया गठबंधन धर्म को निभाने के लिए, ठीक। अब बची 17 सीटें, तो 17 जहां सिटिंग एमपी हैं आपके, वहां पर जेडीयू को आप आने देंगे या फिर वहां पर उन 17 सीटों पर बीजेपी के जो जिताऊ सांसद रहे हैं उनको जगह मिलेगी? ये कोई हमारे विषय नहीं है संजय जी। अच्छा, विषय नहीं है कि हमारा जो जीता हुआ सीट वही है, हारी हुई सीट पर भी हम लड़ेंगे चुनाव, ऐसा नहीं है। और जीता हुआ सीट भी हम देंगे सहयोगी दल को। ओके, हम आपको साथ मिलकर लड़ना है। तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ेगी और तीनों साथ मिलकर के बैठ करके तय करेंगे। आपने देखा कि सीटों का बड़ी हो रहा था बहुत पहले से कि सीटें कितनी होगी, किनको कहा जाएगा। जदयू 2 सीट जीती थी, हमने आसानी से, कहीं कोई किचकिच नहीं हुआ, कहीं कोई परंतु सवाल नहीं हुआ। ठीक सर, हमने बहुत आसानी। अब मैं सरोज तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। अनाउंसमेंट कर दिए। ठीक सर, समझ गए। सीट कौन कौन लड़ेंगे वो भी 2-3 दिन में आपको नजर आ जाएगा। कोई किचकिच खबर ये परसों तक क्लियर हो जाएगा सर। एनडीए सब लोग आपस में बैठ करके उसको अब मैं सरोज तिवारी अभी तक तय नहीं हो रहा था, एक बार भी बैठने का भी स्थिति नहीं बन पाया है। और सब लोग मीडिया में जाकर हमारी हैसियत ज्यादा है, सीटों पर चाहिए, हमारी हैसियत कांग्रेस से ज्यादा है, सब लोग कर रहे हैं। तो उस किचकिच तो महागठबंधन में है, वहां नहीं देखिए, वहां सवाल कीजिए। ठीक, मैं उन्हीं किचकिच को सुनने के लिए तो बैठा हुआ हूं जो आपके यहाँ है, जो महागठबंधन के पास है। ये बताइए सरोज जी कि यहाँ तो जो दावे हैं 40 का, तो वो अलग बात है। महागठबंधन में ये बात जरूर है कि अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं सबकी परवान चढ़ी। अब जिस उपेंद्र कुशवाहा जी की बात कर लीजिए, एनडीए के साथ थे 4.5 साल तक, साथ छोड़ गए, चुने लगा कि वो सर्वोचित स्थान उनको वहां पर नहीं मिलेगा जेडीयू के आने के बाद। तो कुल मिलाकर सीट ही लक्ष्य था। अब यहां पर और जैसे हम हुए, उनको मिला कि एनडीए में उनके लिए सम्मानजनक स्थिति नहीं थी, इसलिए महागठबंधन में आए वो। और आरजेडी के साथ तो वो तब आए जब आरजेडी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिख रही थी बीते वर्षों में। तो अब जब इतने दल आ गए हैं, लेफ्ट आपका अलग से दावेदार है, ये आप चाहे कितना भी कह दें सर कि सब ठीक है, जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद नए नए बयान आएंगे मीडिया में ही, फिर आप लोग ही सफाई देंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि मुश्किलें थोड़ी ज्यादा है महागठबंधन में? नहीं, हमारे यहाँ मुश्किलें नहीं है। 2 बातें हैं। एक, मैं प्रेमचंद पटेल जी की बात से मैं शुरू करता हूं कि इन्होंने जो कहा, इनका स्थिति ये है कि इनकी तरफ कुछ हो तो वाह वाह है, हमारी तरफ हो तो थू है। बताइए, हमारा 4-3-2 समझा रहे हैं कहानी, और ये नहीं देख रहे हैं कि जो 2 सांसद वाला दल था उसको भी आप 17 कर दिए और 22 वाला भी 17 हो गया। यानी आपकी औकात क्या 2 ही सीट वाली हम बोले?
अब एक बात, दूसरी बात ये कि जो 40 सीट पे जीतने की बात है वो एक पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म है, पॉलिटिकल इलिट्स, उसका प्रयोग लोग करते हैं, वो करना भी चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई लफड़ा झंझट किसी तरीके का कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो आप बीच में नहीं बोलिए महादेव, मैं बीच में नहीं बोलता। आपकी हैसियत बना दी साहब, आपको महादेव बोल दिए हैं, वो आप तो हमारी हैसियत नहीं बनाए, ये अपनी अपनी बात चलावे। नीतीश कुमार अगर आज मुख्यमंत्री है, अगर आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो सिर्फ कांग्रेस की वजह से, अगर आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो सिर्फ कांग्रेस की वजह से है और इसका एहसान मानना चाहिए। और उसके बाद आपकी सच्चाई जान लीजिए, उनको नेता हमने बनवाया, उनको नेता हमने बनवाया था महागठबंधन, नहीं तो हमारे प्रमुख पार्टनर आरजेडी तैयार भी नहीं था। और उसके बाद में ये चीज इस तरह की बात न करें और आप बेकार की बात नहीं करें। मैं जानता हूं आप बीच में बोलेंगे क्योंकि अभी मैं आपको आपकी बहुत सारी बातें काटूंगा। हमारे आपका जो प्रश्न था वाम दल से लेके सभी दल, बात मैंने एक ही कही और हमारी बात सुहेली जी भी और ये भी दोहरा रहे हैं कि हमारे यहाँ बात लड़ाई झगड़ा का है ही नहीं। अभी एक लार्जर संकट ये है कि आपकी सारी संस्थाएं, पूरी लोकतंत्र सब खतरे में। आपका सुप्रीम कोर्ट का जज आता है, कहता है कि साहब आपने डाइवर्ट कर दिया इशू को सर। ये स्थिति है, मीडिया पे अंकुश है, हर चीज पे अंकुश है, सीबीआई, ईडी, आईडी सब संकट है। सुन लीजिए, अब फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम लोग बाकी मेहमानों को रोकना, ऐसे इशू उठा देंगे हो जाता। लेकिन स्थिति 70 साल में ये नहीं बनी थी जो अभी बन गई है। कुछ इस वजह से जो अभी इकट्ठे हुए हैं हम लोग, अभी हम लोग का सर उस पर हम चर्चा कर लेंगे किसी और दिन। सर आज तो आप सीट बात कीजिए ना पहले। सत्तापाती आदमी को उतार के हटाना है और घोटाला किया है, घोटाला कर रहे हैं, उसको वापस उसकी जगह पहुंचाए। एक और बात है, जेल की बात कह रहे थे, जेल की बात कह रहे थे, याद रखें कि जेल का रिश्ता कंस को मारने से भी है तो जेल का रिश्ता मोदी को हटाने से भी रहेगा। जेल का रिश्ता हो गया, ठीक है, आपको रोक रहा है तो जेल का रिश्ता इस बार भी नरेंद्र मोदी जैसे निरंकुश शासन से आजादी दिलाने का भी रहेगा। इस बात के साथ हम प्रेमचंद पटेल जी को अब हल्ला करते रहेंगे। सर प्लीज इशू को डाइवर्ट आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं। एक भी आरएसएस का क्यों नहीं था? आरएसएस का क्यों नहीं था? सरदार पटेल को कहाँ ले जा रहे हैं भाई? मैं आप लोगों का ऑडियो म्यूट करवा दूंगा। सरोज जी, प्रेमरंजन जी, आप लोग प्लीज रुकिए। एक सावरकर थे, आप दोनों रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूँ। जो विमान अपहरण कांड में आतंकवादी छोड़ने वाले लोग, जो रूबिया कांड में आतंकवादी छोड़ते देखते रहने वाले लोग, वो लोग आज बात करेंगे। बिहार में बड़े सम्मानित दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं। आप लोग जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, बिहार की जनता आप लोगों को सब नहीं अच्छे तरीके से देख रही है। फिर प्लीज सुनिए। सरोज जी रुकिए, अब आप सरोज जी रुकिए, सरोज जी रुक जाइए, सरोज जी रुकिए, आप सरोज जी रुक जाइए प्लीज, सरोज जी रुक जाइए। डॉक्टर संजय कुमार जी बताइए कि यहाँ तो बहुत सारे आरोप चलते रहेंगे, लेकिन बिहार का मिजाज क्या कहता है इन दोनों गठबंधन को देखने के बाद? किस तरह का विश्लेषण कर रहा है कि सिर्फ फुटबॉल कहाँ पर ज्यादा मचेगी? डॉक्टर संजय कुमार। राजेंद्र प्रसाद, ये लोग कर सकते हैं, आप लोग तो कर ही नहीं सकते, आपके पास कुछ है ही नहीं, एक खाती नहीं है। ऐसा है कि विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं और जब चीजें विषयांतर होती है तो ठीक आप बता रहे हैं कि उसमें जो व्यूअर है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। बिल्कुल। और कई बार हम लोग कहे हैं कि उसके हाथ में रिमोट होता है, वो दूसरे चैनल पर शिफ्ट कर जाता है। आपने अपनी अपनी परेशानियों को साझा किया कि भाई महागठबंधन की क्या परेशानियां हैं, एनडीए की क्या परेशानियां हैं, और बड़ा ट्रांसपेरेंसी में आपने चीजों को समझने की कोशिश की। होता क्या है कि चीजें वहां पर ना आकर के बॉल को लोग दूसरे तरफ फेंक देते हैं। मैं कह रहा हूं कि है, अभी आप प्रेमरंजन जी से एक जो सवाल आपने किया, ठीक बात है कि कुछ सीटों की कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़ेगी और जेडीयू उन सीटों पर दावा कर रही है। ठीक है, वो सहजता में लेगी पार्टी, असहजता में लेगी, लेकिन उनको देना पड़ेगा। लोजपा को आपने देखा था जब सीटों का बंटवारा हुआ था, उसमें कई चैनल ने उसको कहा कि बजाते आर्म ट्विस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल किया था कि एक बार चिराग जी आते हैं, कहते हैं कि नोटबंदी के क्या फायदा हुआ, और 6 सीटें उनके खाते में डाल दी जाती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सवाल में आपको उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन उसको समझना होगा। और महागठबंधन में मैं शुरू में भी कहा, अभी भी मैं कह रहा हूं
कि वामपंथी पार्टियों का सीटों को अगर बंटवारे में संतुष्टि नहीं दिलाई गई तो वह राह अलग पकड़ लेंगे। पप्पू यादव को बहुत आप किनारे करके नहीं चल सकते हैं। ठीक है, राजद उनको पसंद करती है, नहीं पसंद करती है, लेकिन उनकी अपनी जमीन है बिहार में और वो लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। शरद यादव का एक सम्मान है, देवेंद्र यादव का एक अपना रेस्पेक्ट है सोसाइटी में। अब इन लोगों को, हम जीतन राम मांझी जी हैं, एक बड़े चेहरे हैं, आरएलएसपी को उपेंद्र कुशवाहा जी अगर एनडीए छोड़कर के महागठबंधन में गए हैं तो उनके सीटों की दावेदारी बनती है। अब यह महागठबंधन में इसको कैसे लोग एकोमोडेट करेंगे, निश्चित रूप से एक बड़ा मामला है। ठीक है, लोग सहजता में बोल देते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। आपका सवाल बिल्कुल सटीक था, जिस सवाल से लोग डेविएट किए कि कठिनाइयां वहां भी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीतिक मंच से या इस प्लेटफॉर्म से अगर कोई चीजों को स्वीकार करते हैं कि हाँ ये कठिनाइयां हैं और देखते हैं कि आगे इन चीजों को कैसे हम लोग दूर करते हैं, इसको स्वीकार कर लेने से कोई कद घट नहीं जाएगा और नहीं स्वीकार करने से कोई कद बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन दोनों सवाल आपके जायज हैं और दोनों सवालों में दम है और इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। चीजें कैसे निकल के आती है। फैजल इमाम साहब, क्या है कि जो स्थितियां आपके महागठबंधन में है वहां पर कई बार ऐसा भी होता है ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी और उसके बाद फिर डैमेज कंट्रोल के लिए वक्त की बड़ी कमी हो जाती है, तो कहीं फायदे की जगह ज्यादा नुकसान ही नजर आने लग जाता है। आपके यहाँ कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बनती है? संजय भाई, देखिए ऐसी कोई स्थिति नहीं। मैं संजय जी की बात पे थोड़ा बात करूंगा। वामपंथी दलों की बात, दो चीज उन्होंने कही। एक नोटबंदी का इशू उठाया कि लोग, मुझे लगता है कि नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा देश को ये हुआ है कि लोजपा को 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीटें मिल गई। एक बड़ा फायदा ये। दूसरी चीज उन्होंने वामपंथी दलों का कहा, बिहार में ठीक है वामपंथी दलों का एक मजबूत काडर रहा था, भाकपा का भी। अभी भाकपा माले की स्थिति अच्छी है बनिस्बत दूसरे वामपंथी दलों के। भाकपा माले को कहीं एडजस्ट करना चाहिए महागठबंधन में, मुझे लगता है। मेरी अपनी ये बात बाद में नेता बैठेंगे तो उस पर करेंगे। भाकपा माले को जरूर कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए क्योंकि उनकी जमीन है। वैसे आप देखिए अगर पिछले कई चुनावों को तो वामपंथी दल चुनाव लड़ते जरूर हैं लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन न तो संसद में है ना विधानसभा में। तो इसलिए अब वो स्थिति वामपंथी दलों की बहुत अच्छी नहीं, भाकपा माले को छोड़ के। दूसरी चीज जो सवाल आपने उठाया कि बहुत, हालांकि आरजेडी के मेहमान होते तो उनसे पूछता मैं, क्या बेगूसराय से आरजेडी उम्मीदवार उतारेगी या लेफ्ट के अपने दावे जो कन्हैया कुमार को लेकर हो रहा है? देखिए अभी बहुत कहना अर्ली है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार आरजेडी ने वहां तनवीर हसन साहब चुनाव लड़ा था और भोला सिंह के खिलाफ 3.5 लाख वोट लेके आए थे। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि आरजेडी के जहन में भी हो कि कैसे इसको एडजस्ट किया जाए। तो ये तो आगे आने वाले दिनों में तय हुए कन्हैया लड़ेंगे या आरजेडी लड़ेगी। लेकिन जो सवाल आपने कहा, क्या लग रहा है आपको? भाई आप लोग ज्यादा करीब से माहौल को देख रहे होंगे ना। ये अभी चूंकि देखिए वामपंथी दलों की क्या स्थिति है, अभी महागठबंधन बहुत साफ नहीं हुई। भाकपा माले की, मुझे लगता है कि भाकपा माले की स्थिति ज्यादा बेहतर है बनिस्बत भाकपा की महागठबंधन। दूसरी चीज जो आपने कहा कि बहुत देर कर दी, मुझे लगता है कोई देर नहीं है। देर कहाँ है? देर तो अब मामला, हाँ ठीक है, आपका सवाल हो सकता है कि सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत देर नहीं हुई। अभी तो बस चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है 17-18 से। सर फील्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। अच्छा संजय भाई, फील्ड वर्क हर दल अपने अपने तरीके से पिछले 2-2.5-3 महीने से कर रहा है। जब से चुनाव की मतलब एक दस्तक सुनाई दे रही थी, हर दल, हम भी कर रहे थे, एनडीए के लोग भी कर रहे थे, अपना अपना फील्ड वर्क भी कर रहे थे और होमवर्क भी कर रहे थे। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हुजूर बहुत देर कर दी, हम बहुत कंफर्टेबल स्थिति में। ठीक है, हो सकता है आपका सवाल करना जाएगा। ठीक है सर, आपके अपने दावे होंगे, मैं उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही आप उत्तर दीजिए, मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मेरे सवाल थे क्योंकि विलंब की भी एक सीमा होती है, बहुत विलंब हो गया है तो एक मानव स्वभाव मन में जो एक सवाल आता है। बहरहाल सुहेली जी, बीजेपी और जेडीयू, ये बात सही है कि बहुत लंबा पुराना गठबंधन आप लोगों का रहा है, 1996 से ही आप लोग साथ रहे हैं। बीच के कालखंड में एक मोहभंग जरूर हुआ था और उसके बाद तो जो स्थितियां थी पूरे बिहार ने देखा भी था। तो खैर नए समीकरण में आप लोग फिर से 1-1.5 साल पहले साथ आए हैं, तो उसमें जो बंटवारा हुआ है ये बार बार, चूंकि बिहार के जनमानस में ये सवाल है
कि बीजेपी के वो सिटिंग एमपी का क्या होगा, जहां की स्वीकार किया प्रेमरंजन जी ने भी कि हाँ ठीक है, जहां जेडीयू को लगेगा कि हमें सहयोग करना चाहिए वहां हमारे सिटिंग एमपी की जगह भी हम उनको दे सकते हैं। ऐसा ही उन्होंने रेफरेंस में एक इशारा किया था। तो मान लिया जाए कि मतलब अंडर जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगा आप लोगों के गठबंधन के अंदर, उसमें सब कुछ बहुत सहजता पूर्वक और कोहेसिव एटमॉस्फेयर में होगा, क्योंकि हर सांसद चाहता है कि अगली बार भी वही सांसद बने। तो कैसे बैलेंस कंट्रोल का क्या मेजरमेंट होगा? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हर लोग अपना सर्वे जरूर करवाता है, चाहे वो कोई भी पार्टी का आदमी हो, कि हमारा जिताऊ कैंडिडेट कौन है। और वैसी परिस्थिति में चूंकि हम लोगों का समझौता हुआ है सीट वाइज, जिस तरह से आपको बताया गया और जो सब लोग जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है, मान लिया कि किसी पार्टी का कोई एमपी वही जिताऊ होंगे, सर्वे में आया होगा कि नहीं यही जीतेंगे, तो वो जिनका भी होगा सीट वो उनको टिकट दे सकते हैं। हम कंफर्म तो आपको नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है जी, क्योंकि उद्देश्य है जीत का हर सीट पर। इसलिए ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी संजय जी कि अगर बीजेपी के कैंडिडेट हैं तो जेडीयू से उनको टिकट मिल जाए, और जेडीयू के कैंडिडेट हैं और बीजेपी वहां से अगर कोई सीट कह रहा है कि हम वहां पर नहीं भी लड़े थे, हारे भी हुए हैं, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट वहां पर जिताऊ होंगे, तो सीट एक्सचेंज वहां भी हो सकता है। तो वैसा कोई तय तो शुरू से है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेली जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद सलोज जी आपका, बहुत धन्यवाद प्रेमचंद पटेल जी आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका, बहुत धन्यवाद फैजल इमाम साहब आपका। लेकिन जिन उलझनों का जिक्र हो रहा है वो उलझनें इतनी आसानी से सुलझने वाली सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा मायने रखती है, और इन्हीं कारणों से इस दल से उस दल, उस दल से उस दल के साथ जब अलायंस की एक परंपरा शुरू होती है तो उसका कोई अंत भी नहीं होता है। ये बात सही है कि गठबंधन की तमाम नीति और नियति को ध्यान में रखते हुए वो धर्म को निभाना पड़ता है, और इन्हीं कारणों से कई कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये भी होता है, कई बागी भी खड़े होते हैं, और परंपरा में ये भी देखा गया है कि जब बागी खड़े होते हैं तो कई बार वो जीतते भी हैं, लेकिन कई बार वो मुंह की खाते भी हैं, क्योंकि राजनीति है उसकी चाल बड़ी टेढ़ी होती है। इंतजार कीजिए तस्वीर साफ होने का। नमस्कार।